जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा या फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे नहीं करी तो बैंक आखिर क्या कर सकता है? कि बैंक सच में आपका कोई कुछ कर सकता है? बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके ऊपर हम अनसिक्योर लोन के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, बट कई भाई ऐसे हैं जो कि बार-बार एक चीज़ पूछते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का बताओ, क्रेडिट कार्ड का बताओ। तो मैं सारे भाइयों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही, ठीक है? कि जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वो भी एज़ अ अनसिक्योर लोन माने जाते हैं, ठीक है? वो भी एक तरीके का लोन है, एक प्री अप्रूव्ड लोन है, समझे? उसमें क्या होता है, कोई लोन अगर आपने ले रखा होता है तो उसमें पहले लिमिट निकाली जाती है, फिर वो आपको सैंक्शन होता है। बट क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, वो एक प्री अप्रूव्ड लिमिट आपको सैंक्शन कर दी जाती है, फिर बाद में आप कितना यूज़ करना चाहो, कितना ना करना चाहो। तो आखिरकार क्रेडिट कार्ड का अगर डिफ़ॉल्ट आपका होता है, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये थोड़ा लोन से अलग है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पहले, ठीक है? इसमें डिफ़रेंस है। हाँ, लोन बिल्कुल सेम है कि वो भी लोन है और वो भी लोन है, बट इनमें डिफ़रेंस है। इनकी रिकवरी में और इनके काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी डिफ़रेंस आता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होता क्यों है? हाँ, ये एक मैं लॉजिक बता देने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को, ताकि आपको जो गिल्ट फ़ील हो रहा है ना अंदर से, वो थोड़ा कम हो, ठीक है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने में जितनी गलती आपकी होती है, उतनी ही गलती 50% बैंक की भी होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, कोई भी अगर लोन हम लोग लेते हैं आज के टाइम पे, ठीक है? तो क्या करा जाता है, आपका सिविल देखा जाता है कि भाई साहब एनएससीएल के द्वारा आपका सिविल देखा जाता है कि आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर लोन चल रहा है तो आपने कितना यूज़ कर रखा है, कितना भर रखा है, क्या-क्या आपकी लिमिट है, कितनी आपकी सैलरी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ना थोड़ा डिफ़रेंस होता है। अगर मान लो आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड हैं और 10 की लिमिट 1-1 लाख रुपए है, मतलब 10 लाख रुपए का आपके ऊपर वो चढ़ा हुआ है। तो बैंक तब भी आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड और दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि एज़ अ बैंक के नज़रिए में वो क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो यूज़ नहीं हुआ है। आपके ऊपर अभी कोई लोन है ही नहीं एक तरीके से, और इसी के अंदर लोग फँस जाते हैं। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ, हमारे एक दिल्ली के ही सब्सक्राइबर थे, ठीक है? अपना ये जमुना पार्क साइड के, ठीक है? तो उनके ऊपर खाली क्रेडिट कार्ड का 28 लाख रुपए का कर्ज़ा हो चुका था। होने की वजह, बिज़नेस में लॉस आ रहा था धीरे-धीरे, तो इन्होंने कार्ड यूज़ करना स्टार्ट करा। एक कार्ड यूज़ करा, दूसरे कार्ड से उसका भरा, फिर दूसरे कार्ड से उसका भरा, ऐसे कर के वो धीरे-धीरे चला रहे थे और एक दिन पूरा ही भट्टा बैठ गया, 1 महीने के अंदर सारा का सारा उनका पूरा डिफ़ॉल्ट हो गया। और अगर कोई लोन आपके ऊपर होगा तो आप उसकी धीरे-धीरे करके किस्तें भर सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड के अंदर एक होती है प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि उसका बिल आपको 40 दिन या 50 दिन जो कई लोगों का 30 दिन का भी होता है, कई का 45 दिन का, कई का 40 दिन का, और कुछ-कुछ आज 50 दिन पे भी देने लगे हैं आजकल, ठीक है? डिफरेंस होता है अलग-अलग बैंकों का। तो अब उसका 30-40 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा जमा करना है, वरना भाई साहब इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएँगी, है ना? अब इसके अंदर ना एक ट्रैप और है। एक ट्रैप क्या आता है? ट्रैप आता है मिनिमम का। अब ये जो भाई हैं, ये 6 महीने से मिनिमम भरते हुए आ रहे थे। अब मिनिमम के अंदर भी ये लोग झोल करते हैं, सबसे बड़ी बात है। पहले महीने अगर आपका लाख रुपए का बिल है ना, तो आपका मिनिमम आएगा ₹1000, ठीक है? अब आदमी सोचेगा यार 10 कार्ड है, ₹10,000 में निकल रहा है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1-1 हज़ार रुपए तो जाएगा महीने का। अगले महीने एज़ अ इंटरेस्ट काउंट करके और वो जो मिनिमम है वो जोड़ के वो 2-3 हज़ार रुपए बन जाएगा कार्ड का। आदमी सोचेगा यार पूरा भरने से बढ़िया है 1-2 हज़ार रुपए जोड़ के भर देते हैं, बट ये डबल होता रहता है हर महीने। 3-4 महीने के बाद यही कार्ड आपका 10, 12, 20 हज़ार रुपए पे आ जाएगा। समझ रहे हो? इस कारणवश मेनली सारे कार्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब इसमें आपकी भी गलती होती है, बैंक की भी गलती होती है, मैं जेनुइनली अगर कह दूँगा तो, ठीक है? क्योंकि कार्ड दिया ही इसलिए जाता है कि आप लोग उसे डिफ़ॉल्ट करो, उसको बनाया ही ऐसे गया है कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट करेगा, उसमें मोटी पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये इंटरेस्ट 50% तक भी जाता है। अब हर चीज़ के कुछ प्रोज़ होते हैं, तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, समझ रहे हो? मतलब कोई अच्छाई होती है, तो कोई बुराई भी होती है। अब बुराई तो मैंने आप लोगों को गिनवा दी क्रेडिट कार्ड की, लेकिन इसकी कोई अच्छाई भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है? एज़ अ लोन काफ़ी सारे बैंक के पास काफ़ी चांसेज़ होते हैं। जैसे अगर आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, तो बैंक के पास बहुत सारे चांसेज़ है, जैसे कि वो आप पे सेक्शन 25 का या फिर अगर आपने चेक दे रखा होगा तो उसका केस फाइल कर सकते हैं, है ना? सबसे बड़ा डर लोगों को ये होता रहता है रिकवरी छोड़ के, कि भाई साहब कहीं केस फाइल कर देंगे अपना 1000 किलोमीटर दूर,
1,500 किलोमीटर दूर, कईयों पे तो 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर केस फाइल कर दिया जाता है, समझ रहे हो। दिल्ली के हैं तो कलकत्ता कर दिया, कलकत्ता के हैं तो उड़ीसा कर दिया, उड़ीसा के हैं तो भाई साहब तमिलनाडु में कर दिया केस, समझ रहे हो। और क्या कहते हैं, एक हमारे जम्मू कश्मीर का भाई था, उसका जो केस फाइल करा गया था वो बैंगलोर में करा गया था, समझ रहे हो। तो बहुत दूरी दूरी पे केस फाइल करते हैं लोग कई बार। क्यों करते हैं? ताकि आप लोग परेशान हो, ताकि आप लोगों को टॉर्चर, मेंटली हैरेस रहो आप लोग, समझ रहे हो। वरना केस फाइल करने को तो आप लोग सेम स्टेट में भी कर सकते हैं। और बहुत सारी आपने वीडियो भी देखी होगी कि अब से जो केस फाइल होगा वो वहीं पर करना पड़ेगा, कि जिस स्टेट में मैटर हुआ होगा लोन का। अरे मेरे भाई, वो होता क्या है, जैसे मान लो सेक्शन 25 है, ईसीएस का जो केस होता है ना, चेक बाउंस का, वो तब उस पे ये गाइडलाइंस इशू होती है जब मान लो आपने चेक डाला दिल्ली में और आप केस कर रहे हो कलकत्ता में। बट ये लोग, इनमें दिमाग है, ये लोग क्या करेंगे, वो चेक ही डालेंगे वो लोग कलकत्ता में, समझे। तो ये ऐसे बात हो जाती है सारी की सारी। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने ईसीएस तो डाल नहीं रखा होगा, 99% क्रेडिट कार्ड के अंदर ईसीएस लगा नहीं होता है, ठीक है। 1% में अगर ईसीएस लगा भी है तो वो ईसीएस नहीं लगा है जिसमें प्रॉपर ईएमआई कटे, उसमें मिनिमम का ईसीएस लगा होगा, है ना, समझ रहे हो। तो आप उसे एक मिनिमम भर के उस ईसीएस को बंद भी कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। टेंशन फ्री वाली बात। आप जैसे मान लो आपने ईसीएस लगाया होगा, है ना, मिनिमम के लिए। तो अभी कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं ईसीएस हटाऊंगा लोन का, लोन में तो होता है ऐसा, फिर वो लोग 420 का केस, मतलब 318 316 का केस कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड मान लो मिनिमम का है 2,000 रुपए का, तो आप मिनिमम भर दो, और जब मिनिमम भर गया तो ईसीएस अपने आप हट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे। नेक्स्ट मंथ का वो काउंट ही नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग ये चीज कर सकते हो। तो ईसीएस बाउंस का और चेक बाउंस का, तो चेक तो दे ही नहीं रखा है। किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने चेक तो कोई दे नहीं रखा होगा, तो आपका उसके अंदर चेक बाउंस का भी केस फाइल नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि मेनली खाली वो लोग रिकवरी पे थोड़ा हार्ड प्रेशर कर सकते हैं। हार्ड प्रेशर क्या मतलब, कॉल्स पे और विजिट वगैरह पे। तो उससे भी कोई खास डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अभी रिकवरी को आप लोग बहुत आराम तरीके से रोक सकते हो। मतलब आपको पूरा एक सर्कल बनाना पड़ेगा कि आप पहले मेल्स वगैरह करके, फिर ट्विटर पे कंप्लेंट करके, और उसके बाद आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट करके आपकी जो कॉल्स हैं और आपका जो भी मतलब रिकवरी वगैरह की विजिट हो रही है आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस प्लेस पे, तो उसको रुकवा सकते हो प्रॉपरली। 100% विजिट रुक जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और चीज है, एक इन लोगों को ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। एक क्या, दो ब्रह्मास्त्र है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। एक तो है आर्बिट्रेशन, 100%, ठीक है, 99 भी नहीं, 100% क्रेडिट कार्ड के केसेस के अंदर आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर ज्ञानी लोग आएंगे जो कि मुझे ये बोलेंगे, जैसे बोलते भी हैं, ठीक है, कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड लिया था, तो मैंने ऑनलाइन लिया, मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा, ठीक है, मैंने कहीं पर भी साइन नहीं करा। और कई लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे कि मैंने तो जो साइन करा था ऑफलाइन, बंदा वेरिफिकेशन के लिए आया था, वो तो एक पन्ने पर साइन करा था, उसके अंदर आर्बिट्रेशन का कुछ लिखा ही नहीं था। तो जो आप ओटीपी प्रोवाइड करते हो ना मेरे भाई, आधार कार्ड की, वो एग्रीमेंट पहले ही साइन हो जाता है। और ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है भारत के अंदर तो जिसके अंदर आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट का क्लॉज ना लिखा हो, ठीक है। क्योंकि बैंक के अंदर, बैंक के पास क्रेडिट कार्ड के अंदर इकलौती यही पावर है कि वो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सके। अब कई लोग बोलेंगे क्या इससे डरने की जरूरत है, तो मेरे भाई जवाब है हाँ भी और ना भी, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब कई लोग बिना डरे बिल्कुल ही हर नोटिस को आर्बिट्रेशन के इग्नोर करते हैं, ठीक है। और जब अवार्ड पास हो जाता है तो उसके बाद कई बार उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, एफडी फ्रीज हो जाती है। और जो को बोरोवर रहता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में तो नहीं होता को बोरोवर, ठीक है, उनके भी अकाउंट फ्रीज वगैरह हो जाते हैं, समझे। तो इससे बचने का तरीका क्या है, और चाहे तो वो लोग सामान वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, बट आजकल ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। 100 में से एक आधा चांस रहता है कि वो लोग सिविल कोर्ट जाके डिग्री वगैरह इशू करवा के फिर आपका सामान वगैरह सीज करें। बट होता है, मतलब आप रिस्क मत लो, मेरा कहना ये है, सीधी सी बात है। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का तरीका है कि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव होता है, वैसे ही आप उस पर ऑब्जेक्शन डालो। आर्बिट्रेशन जो होती है वो दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा होती है। बैंक का भी कंसेंट होना चाहिए और आपका भी कंसेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब बैंक तो कंसेंट अपने दे ही रहा होगा आर्बिट्रेटर को, क्योंकि आर्बिट्रेटर उसी का है ना। और कई लोगों को ये भी डर लगता है कि जो आर्बिट्रेटर है वो तो जज है भाई साहब। तो मेरे भाई, जो भी आर्बिट्रेटर रहता है वो कोई जज नहीं है, आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता। ये लोग जो होता है वो रिटायर जज होते हैं या फिर उनके एडवोकेट होते हैं। तो आप कौन से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, ठीक है।
सेकेंडरी चीज़ ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मैंने इसमें अपनी कंसेंट नहीं दी थी और मैंने इस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं करा, तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा, ठीक है? तभी आपकी कंसेंट मानी जाएगी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्शन है वो माना जाएगा। आप एक ऑब्जेक्शन नोटिस भेजिए बैंक को, और जो भी जिसके थ्रू आया है उनको, आपका वहीं पर आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर अवार्ड भी पास हो चुका है तो उस पर भी चैलेंज नोटिस लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एक और है, आजकल बहुत सारे लोक अदालत के नोटिस भी आने लगे हैं। तो लोक अदालत के नोटिस आने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो उसे डाकिया देके जाता है और कई बार उसे पुलिस वाला भी दे जाता है, ठीक है? तो दोनों ही केसेस में डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें क्या होता है, उसमें कोर्ट का भी नाम होता है, उसमें जज का भी नाम होता है और वो जेनुइनली जज के थ्रू ही आया होता है, ठीक है? बट वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऑप्शनल है कि आप जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। तो अगर आपको लोक अदालत के नोटिस रिसीव हो रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट सबसे ज़्यादा आसान होती है। हर एक क्रेडिट कार्ड आराम से 10 से 20% के अंदर सेटल हो जाता है। आपको 20% से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ 15% के अंदर ही रहो, और बताओ। अगर आपका राइट ऑफ हो चुका है, तो क्रेडिट कार्ड में बैंक के पास कोई पावर नहीं है। आप उसे आराम से 10 से 15% में सेटल कर सकते हो। और अभी कई भाई लोग ये भी बोलेंगे कि सर सेटलमेंट के भी पैसा ना हो तो क्या? तो मेरे भाई, अगर नहीं भी सेटल करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? टेंशन फ्री रह सकते हो, रिकवरी वगैरह आराम से रुक जाएगी। और बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं क्रेडिट कार्ड के केसेस में, ठीक है? और साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर और कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है लोन से रिलेटेड या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।